दोस्तों, कल आपने देखा कि काव्या ने दिलराज और उसके लोगों को धूल चटा दी थी। जब दिलराज ने देखा कि उसके लोग काव्या के सामने घुटने टेक कर बैठे हैं, तो दिलराज इसी बीच का मौका का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन काव्या ने उसे भी पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया। उसका सिर आकर बाकी सरदारों के पास गिर गया। उसका सिर देखकर बाकी सभी सरदार काव्या से रहम की भीख मांग रहे थे। तभी धनवी ने गुस्से में कहा कि इन सभी को मार देना चाहिए, नहीं ये फिर आश्रम पर गंदी नजर डालेंगे। अब देखिए आगे। आज की कहानी 181वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से अपने सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर करवाने में भी मदद करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आपके लिए एक नई कहानी और लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कहानी और अपने चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। धनवी की बात सुनते ही सरदारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे मौत को सामने खड़ा देख रहे हो। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो प्लीज। वे रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। धनवी ये फैसला लेने का हक केवल गुरु माँ को है। अब बारी गुरु माँ की है। हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। हमें उनके फैसले के बीच में नहीं बोलना चाहिए। राशि ने धनवी को टोकते हुए कहा। काव्या आश्रम की नई गुरु माँ थी और ऐसे में उसके फैसले के बीच में बोलने का हक किसी को भी नहीं था। धनवी ने गहरी सांस ली और अपने जगह से पीछे हट गई। वो जानती थी कि राशि सही कह रही थी। अगर मैं तुम लोगों को छोड़ दूं तो क्या तुम दोबारा अपराध करोगे? काव्या ने तीखी आवाज में पूछा। नहीं नहीं, हम दोबारा कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे, एक सरदार ने कांपते हुए कहा। लेकिन हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करें? काव्या ने उन्हें घूरते हुए कहा। कुछ पलों की चुप्पी छा गई। तभी राशि ने धीरे से कहा, गुरु मां, अगर हम इन्हें मार देंगे तो ये न्याय होगा, लेकिन ये समाधान नहीं होगा। ये लोग तब भी मरेंगे और दूसरे नए गिरोह पैदा हो जाएंगे। हमें कोई स्थायी हल चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आगे भी कोई आश्रम पर नजर डालने की कोशिश ही ना करे। ओके, तो तुम्हारे हिसाब से हमें इन लोगों का क्या करना चाहिए? काव्या ने राशि की ओर देखा और पूछा। काव्या को नहीं पता था कि आश्रम का और इन ग्रोह का रिश्ता कैसा था। ऐसे में वो कोई फैसला नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि सभी लड़कियां यही रहती हैं, इनसे पूछ ले कर फैसला ही लेना ठीक होगा। राशि ने गहरी सांस ली और कहा, काव्या जी, हमारे इससे पहले भी यहाँ के गिरोह आश्रम पर हमला करते थे, आपस में बहुत लड़ते भी थे। उनकी इस लड़ाई की वजह से कई सौ लोगों की जान भी चली जाती थी। इन लोगों के दिल में सिर्फ आश्रम का डर बना हुआ था, लेकिन अब वही खत्म हो गया था। अगर आश्रम ना होता तो ना तो ये अब तक ये लोग यहाँ पर तबाही मचा देते। ऐसे में अगर हमें सच में शांति स्थापित करनी है तो हमें इन्हें मारने की बजाय सुधारना होगा। कैसे? काव्या ने पूछा। राशि ने फिर समझाया। अगर इन्हें काबू करना है तो ना तो इन्हें हम लोगों को आश्रम का हिस्सा बना लेना चाहिए। हमें मर्दों के लिए एक अलग से आश्रम बनाना चाहिए जहां इनका काम केवल इस पहाड़ी पर शांति स्थापित करना होगा और इसकी देखभाल करना होगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता, करने से चूकता है, तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। अगर इस समझौते के लिए लोग तैयार हैं तो लिख कर दे सकते हैं, तो हम इन्हें आश्रम में शामिल कर लेंगे, राशि ने कहा। राशि आश्रम की सबसे समझदार और शांत लड़की थी। वो हर समस्या को अपनी ही नजर से देखती थी। राशि बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा हो सकता है। और ऐसे में अगर कोई दूसरा भी अपने गैंग बनाना चाहेगा तो उसे भी ये लोग रोक सकते हैं। ऐसे में पूरे गांव में शांति रहेगी और आश्रम में भी। ये वहां पर खड़ी एक और सुंदर सी लड़की ने राशि की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। उसे राशि की बात बिल्कुल सही लग रही थी। बाकी सभी लड़कियों ने भी इस बारे में सोच लिया था और उन्होंने राशि की इस बात पर सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। ठीक है, फिर तय हो गया, हम वैसा ही करेंगे जैसा राशि ने कहा है। काव्या ने जब देखा कि सभी लड़कियां इसी फैसले पर आके रुक गई है तो उसे भी फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इसलिए उसने उन लोगों को आश्रम में शामिल करने की हामी भर दी। लेकिन इससे पहले वो पलटकर उनको कुछ कह पाती, पहले ही पीछे से एक आवाज आई। एक मिनट रुकी। धनवी काव्या के पास आ गई। उसके बाद उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, काव्या जी इस आश्रम की नई गुरु है। जब हमारे गुरुदेव यहाँ से गए थे तो उन्होंने भी इन्हें गुरु नियुक्त किया था। अब जब शांत हो गए थे तो काव्या ने इस बारे में किसी को पता नहीं था कि वो कौन है और वो कहां से आई है। तो धनवी ने भी नहीं सोचा कि उसका परिचय कराने का सही समय है। इसलिए उसने न सिर्फ अपने आश्रम की लड़कियों को बल्कि वहां नीचे बैठे गिरोह के लोगों को भी काव्या के बारे में बताना शुरू कर दिया था। धनवी की बात सुनकर सब लोग एक बार के लिए हैरान हो गए। सभी लड़कियों में खलबली सी मच गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़की एकदम से आएगी और उनकी गुरु बन जाएगी। धनवी भी उनकी बेचैनी को अच्छे से समझ रही थी।
इसलिए उसने काव्या से कहा, काव्या जी, आप जरा अपना हाथ उठाकर दिखाइए कि आपके हाथ पर गुरुदेव के प्रथम शिष्य का टैटू बना हुआ है या नहीं। धनवी ने जोर से काव्या से कहा। काव्या ने भी उसकी बात सुनते ही अपना हाथ ऊपर उठा दिया और उसकी कलाई पर एक टैटू बना हुआ था जो बिल्कुल आश्रम के चिन्ह के जैसा था, जो इस आश्रम की सबसे बड़ी पहचान थी। जो चिन्ह या तो आश्रम के गुरु के हाथ पर बना हुआ हो सकता था या फिर उनके पहले शिष्य की। इसलिए सभी को अब विश्वास हो गया था कि काव्या ही इस आश्रम की नई गुरु है। अरे हाँ, ये तो गुरुदेव का चिन्ह है, ये ही हमारी गुरु है। हाँ हाँ, ये हमारी गुरु हुई है। जैसे ही आश्रम की लड़कियों ने काव्या को पहचाना तो वहां पर सभी भागते हुए उनके पास आई। वो उनको घेर कर खड़ी हो गई, जैसे काव्या इंसान नहीं बल्कि भगवान हो। वो सच में उसे देखकर काफी खुश हो रही थी। वो सभी उसके पास आई और अपने घुटनों पर बैठकर काव्या को प्रणाम करने लगी। काव्या को यह सब देखकर अजीब लगने लगा। उनको इस चीजों की कभी आदत भी नहीं थी। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, खड़े हो जाइए प्लीज, काव्या ने कहा। लड़कियां उसके पैरों में झुककर प्रणाम कर रही थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आवाज सुनते ही सभी लड़कियां अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी काव्या को कुछ याद आया और उसने कहा, तुम लोग रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए काव्या वापस उस बुजुर्ग के घर की तरफ जाने लगी। यहाँ वो माही को छोड़कर आई थी। काव्या जल्दी जल्दी अपनी जगह से आगे बढ़ रही थी। उसे माही की चिंता हो रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। काव्या ने घूमकर देखा तो उसके पीछे धनवी और राशि भी आ रही थी। काव्या उन लोगों को देखकर हैरान हो गई। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए, कितनी चोट लगी है तुम लोगों को। काव्या ने उन दोनों को कहा, नहीं गुरु माँ, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। हम भी आपकी मदद करना चाहती हैं और आपकी सेवा भी करना चाहती हैं, इसलिए हम आपके साथ ही चलेंगे, राशि ने कहा। काव्या के पास उन लोगों को समझने का अभी भी ज्यादा वक्त नहीं था। वो तो जल्द से जल्द माही के पास पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसने अभी कुछ कहना सही नहीं समझा और आगे बढ़ने लगी। राशि और धनवी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वो तीनों उसे बुजुर्ग के घर के पास पहुंच गए। जैसे ही धनवी और राशि ने उसे घर को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गुरु माँ, आप यहाँ क्या करने आई हैं? कहीं आपने अंकल के घर पर आपके साथ वाली लड़की को तो नहीं छोड़ दिया? राशि ने कांपते हुए पूछा। काव्या को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसने हैरान होते हुए कहा, हाँ, मैंने माही को उनके पास ही छोड़ा है, लेकिन तुम लोग ऐसे क्यों पूछ रही हो? इतना घबरा क्यों रही हो? काव्या को भी उनकी घबराहट देखकर अब थोड़ी चिंता होने लगी थी। तभी धनवी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये बुजुर्ग कोई साधारण आदमी नहीं है, ये एक आदमखोर है। इन्होंने कभी आश्रम की लड़कियों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भी पहाड़ी के ऊपर आता है, आश्रम पर हमला करता था, उसे मार कर खा जाते थे। हमें इसलिए डर लग रहा है। धनवी की बात सुनकर काव्या अभी भी घबराई थी और उसको माही की चिंता होने लगी थी। काव्या अपने तेज कदमों से उस बुजुर्ग के घर की ओर बढ़ने लगी। उसके पीछे धवनी और राशि भी तेजी चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके दिलों में डर जमाया हुआ था। गुरु माँ, हमें जल्दी करनी होगी, राशि ने घबराई हुई आवाज में कहा। काव्या कुछ नहीं बोली। वो जल्द से जल्द उस घर पर दरवाजे पर पहुंची और खटखटाने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाना चालू किया, उसको किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से सुना तो ये कोई और नहीं, माही की आवाज थी। नहीं दादाजी, प्लीज नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, प्लीज दादाजी ऐसा मत कीजिए। माही की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही हो। काव्या को अब ये सुनकर और भी ज्यादा चिंता होने लगी। उसको ऐसे लगने लगा था कि जैसे माही किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है। तभी राशि ने आवाज सुनकर कहा, गुरु माँ, लगता है उसने उनको मारना शुरू कर दिया है, हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। राशि की बात सुनकर अब काव्या को भी डर लगने लगा था। उसने उस बुजुर्ग की ताकत को महसूस किया था। वो समझ पा रही थी कि उससे लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसको पहले कोई गड़बड़ क्यों नहीं महसूस हुई। तभी अंदर से फिर से माही के चिल्लाने की आवाज आई। आह, अब की बार अब की बार आवाज सुनकर काव्या और भी ज्यादा डर गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने जल्दी से अंदर जाने का फैसला किया। इस बार उसने दरवाजे को खटखटाया नहीं, सीधा तोड़कर अंदर घुस गई। काव्या से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को जोरदार लात मारी और दरवाजा धड़ाम से टूटकर गिर गया। जैसे ही काव्या अंदर दाखिल हुई तो दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर उस बुजुर्ग ने पीछे घूमकर देखा और चिल्लाते हुए बोला, किसकी हिम्मत हुई है मेरे घर पर मेरी इजाजत के बिना घुसने की? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है या नहीं? उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। राशि और धनवी तो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उन्होंने काव्या की तरफ देखा तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी उसे बुजुर्ग की तरफ देख रही थी। अपनी गुरु माँ को ऐसे शांत
देखते हुए राशि और धर्मी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या होगा आगे। क्या वो बुजुर्ग ने माही को मार डाला होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 182वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। माही उसके सामने लेटी हुई थी। बुजुर्ग के दोनों हाथ खून से सने हुए थे। जैसे ही धनवी और राशि ने उसको देखा तो बुरी तरह से घबरा गई। उसके खून से सने हुए हाथों को देखकर काव्या भी डर गई। वो कुछ नहीं बोल पाई, एक जगह पर जम गई। उन दोनों को यही लग रहा था कि बुजुर्ग माही को मार रहा है। तभी माही ने काव्या को देखा। दीदी, दीदी आप आ गई, लेकिन आपने दरवाजा क्यों तोड़ा? माही की आवाज ने कमरे में फैले हुए थोड़े से तनाव को कम कर दिया था। माही पूरी तरह से सामान्य लग रही थी। उसके चेहरे पर राहत थी। उसको देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे राशि और धनवी ने बताया था। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने घबराकर बस इतना ही पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी थी। माही ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं दीदी, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही हूँ। इन दादाजी ने मुझे कुछ जड़ी बूटी दी है, जिससे मेरा दर्द कम हो गया और शरीर में नई ऊर्जा आ गई है। और रही बात चिल्लाने की, तो बस दादाजी मेरे घाव पर टांके और दवाई लगा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा दर्द हुआ और चीख निकल गई। काव्या ने राहत की सांस ली और धनवी और राशि की ओर देखा, जो अब भी सदमे में थी। उन्हें शर्म भी आ रही थी कि उन्होंने इस बुजुर्ग पर बिना कुछ जाने समझे संदेह कर लिया था। उधर बुजुर्ग की आंखों में हल्का सा क्रोध झलक रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दरवाजा काव्या ने तोड़ा है, तो उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। काव्या का चेहरा देखकर वे वो समझ गए थे कि काव्या के मन में चल क्या रहा है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, बहुत से लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मुझे उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने जगह के पास से उठकर रखी एक बाल्टी में हाथ धोए और वापस माही के पास आकर बैठ गई। काव्या अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि बुजुर्ग कोई नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि माही की मदद ही कर रहा था। काव्या माही के पास बैठ गई और उसने देखा कि दादाजी ने माही के जख्मों को अच्छे से बांध दिया है और माही के चेहरे पर ताजगी दिखाई दे रही थी। उसने झुककर आदर से कहा, मुझे माफ कीजिए दादाजी, मैंने आप पर शक किया। दादाजी ने काव्या की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए उसको देखने लगे। तभी माही ने अचानक से उत्सुकता से पूछा, दादाजी, अगर आप गुस्सा न करें तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? माही की बात सुनकर बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यशराज सिंघानिया। ये सुनते ही काव्या का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने चौंक कर पूछा, आप आपका नाम यशराज सिंघानिया है? यशराज सिंघानिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ बेटी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। ये कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी के बड़े भाई थे, उसके परदादा के पुत्र, और जिनके बारे में वो सिर्फ कहानियों में सुना करती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया था और किसी अज्ञात जगह पर चले गए थे। काव्या ने भावुक होकर कहा, आप आप हमारे परिवार से जुड़े हैं। मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आप यहाँ मिल जाएंगे। यशराज सिंघानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समय बहुत कुछ बदल देता है बेटी। मैं अपने फैसलों से खुश था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ ला दिया और आज इतने वर्षों के बाद मेरी अपनी पीढ़ी का कोई मुझसे मिला है। ये देखकर अच्छा लग रहा है। कमरे में एक खामोशी छा गई। काव्या के दिमाग में बचपन में सुनी कहानियां घूमने लगी। उसने सुना था कि यशराज सिंघानिया परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश घर छोड़ दिया था और अब इतने वर्षों के बाद वो उसके सामने अचानक आ गए थे। यशराज सिंघानिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कहानी बहुत लंबी है, लेकिन शायद अब इसे बताने का समय आ गया है। उस रात एक पुरानी दास्तान फिर से जीवित हुई और हवेली की पुरानी दीवारों ने वर्षों से छिपे हुए रहस्य को उजागर होते हुए देखा। आज से 50-60 साल पहले मैं और तुम्हारे दादा वीर प्रताप इस जगह पर आए थे। तब हम जवान हुआ करते थे। यहाँ पर हमने आकर देखा कि यहाँ बहुत ही दुर्लभ और अच्छी जड़ी बूटी पाई जाती है, तो हमने यहाँ से प्रभावित होकर यहाँ पर एक आश्रम स्थापित किया, जो तुम देखकर आई हो। दादाजी अपनी कहानी बताने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे अपनी पुरानी यादें ताजा करते हुए उन्हें राहत मिल रही थी। तुम्हारे दादा को जब भी समय मिलता वो यहाँ आ जाते। हम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते। वो बेसहारा लड़कियों को आश्रम में सहारा देते और उन्हें आत्मरक्षा की कला सिखाते थे।
हम बहुत खुश थे। तुम्हारे दादाजी को उस आश्रम का गुरु मैंने ही बनाया था। ये कहते हुए दादाजी की आंखों में नमी आ गई थी। माही ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें चुप कराने लगी। फिर क्या हुआ दादाजी? आप लोग अलग कैसे हुए और आप यहाँ अकेले कैसे रह गए? वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। दादाजी ने अपनी आंखों में आंसू साफ करते हुए कहा। माही और काव्या के साथ दोनों लड़कियां भी दादाजी की कहानी सुन रही थी। तभी माही ने जिद करते हुए पूछा, दादाजी बताइए ना प्लीज, हुआ क्या था, मैं जानना चाहती हूँ। दादाजी ने माही की तरफ देखा। माही का चेहरा देखकर दादाजी का दिल पिघल गया। पता नहीं क्यों माही का चेहरा देखकर उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो अपने आप को नहीं रोक पाए और आगे बोले, तब हमारे आश्रम में एक लड़की आई थी। इसका नाम था अभिलाषा गायकवाड़। उसका नाम लेकर दादाजी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए सांस छोड़ दी। फिर वापस अपनी आंखें खोलते हुए बोले, मुझे और वीर प्रताप को वो लड़की पसंद आ गई थी। हम दोनों ही उससे प्यार करने लगे। जब मुझे पता चला कि मेरा छोटा भाई भी इस लड़की को पसंद करता है जो मैं करता हूं, तो मैं पीछे हट गया। मैं आश्रम से दूर रहने लगा, लेकिन फिर भी हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। फिर क्या हुआ दादाजी? काव्या ने उत्सुकता से पूछा। फिर एक दिन अभिलाषा अचानक आश्रम छोड़कर चली गई। वीर प्रताप हताश हो गए। उन्होंने ये मान लिया कि अभिलाषा ने हमें धोखा दिया, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि कुछ और सच्चाई छिपी हुई थी। दादाजी ने कहा, क्या आपको कभी उसकी कोई खबर नहीं मिली? राशि ने पूछा। नहीं, और शायद यही सबसे बड़ा दर्द था, यशराज ने धीरे से कहा। दादाजी की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा था, जैसे उसे लड़की से दादाजी को नफरत हो। तभी माही ने दादाजी से पूछा, दादाजी आपने नाम क्या बताया था उनका? दादाजी ने कड़क आवाज में कहा, अभिलाषा गायकवाड़। माही ने झिझकते हुए अपना मोबाइल निकाला और एक तस्वीर दादाजी को दिखाते हुए पूछा, दादाजी क्या आप इन्हीं अभिलाषा की बात कर रहे हैं? दादाजी ने फोन में तस्वीर देखी और वो देखते ही उनकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई। हाँ, हाँ, यही है वो धोखेबाज जिसने हमें धोखा दिया था। उन्होंने गुस्से में उस तस्वीर को घूरते हुए कहा। लेकिन लेकिन तुम कैसे जानती हो इसे? दादाजी ने पूछा। आप गलत हैं। ये मेरी दादी थी और मैं इनकी पोती हूँ। इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया था। उनके परिवार में उनकी जबरन शादी मेरे दादा से कर दी थी। वे आखिरी दम तक आपको और आपके भाई को नहीं भूल पाई। उन्होंने हमेशा हमारे परिवार में आपकी कहानियां सुनाई, लेकिन कभी आपका नाम नहीं बताया था। माही ने यशराज की बात का जवाब देते हुए कहा। यशराज की आंखों में आश्चर्य और पछतावे के भाव उमड़ आए। क्या क्या तुम सही कह रही हो? माही ने सिर हिलाया। हाँ, और उन्होंने हमें हमेशा कहा था कि अगर वो कभी आपसे मिल पाई तो आपसे एक बात कहना चाहती है कि उन्होंने आपको कभी नहीं भुलाया था और ना कभी धोखा दिया। यशराज की आंखों में आंसू आ गए। उनके चेहरे पर बीते वर्षों का दर्द स्पष्ट झलक रहा था। मैं इतने साल तक उस औरत को गलत समझता रहा जिसे मैंने प्यार किया था। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? फिर यशराज ने अपने जगह पर खड़ा हुआ और खुद ही बुदबुदाने लगे। मैं तो कब से उसका इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ कब से उसका इंतजार ही कर रहा था। वो मुझे छोड़कर चली गई। यशराज आसमान में चांद को देख देख कर जोर जोर से हंसने लगे। चारों लड़कियां उन्हें ऐसे हंसते हुए देखकर घबराहट में होने लगी और तभी माही ने खड़े होकर उन्हें शांत करवाने के लिए कहा, दादाजी, दादाजी अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को। माही उन्हें झंझोड़ रही थी। तभी राशि और धनवी उनके पास आई और कहा, दादाजी, दादाजी आप शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। लेकिन ना तो उनके कानों पर उनकी कोई बात जा रही थी, ना ही वो माही के हिलने से हिल रहे थे। यशराज, यशराज नाम है तुम्हारा, लेकिन तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? ये सब तुमने क्या कर दिया? तुम जिस लड़की से प्यार करते थे, जिस लड़की का तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, वो चली गई और तुम उसे रोक भी नहीं पाई। वो तुमसे इतना प्यार करती थी और तुम सारी जिंदगी उसको गलत समझ रहे थे। क्या तुमसे ज्यादा घिनौना इंसान इस धरती पर कोई हो सकता है यशराज? नहीं, नहीं, कोई नहीं हो सकता। तुमसे घिनौना इंसान इस धरती पर तो क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी नहीं हो सकता। यशराज सिर्फ चांद की तरफ देखे जा रहा था, खुद को कोसते जा रहे थे। वहां पर वे से बाहर निकल गए और अचानक उनकी एक जोरदार चीख सुनाई थी। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगा कि ये किसी इंसान की आवाज नहीं बल्कि किसी जानवर की आवाज लग रही हो। उनके सफेद बाल जो लाल रंग में बंधे हुए थे वो खुलकर बिखर चुके थे। उनके चेहरे पर आ गए थे
वो सच में किसी शेर से कम नहीं लग रहे थे। उनके दहाड़ से वहां लग चीड़ के पेड़ तक हिल गए थे। वो चारों लड़कियां भी उनके पीछे पीछे वहां गई थी। दादाजी, दादाजी संभालिए अपने आप को, काव्या ने चिल्लाते हुए उसे कहा, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ अचानक ऐसा क्या हो गया था। क्या होगा अब आगे, क्या मोड़ लेगी कहानी नया। जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 183वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वो चारों लड़कियां भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई थी। दादाजी, दादाजी संभालिए अपने आप को, काव्या ने चिल्लाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ क्या हो गया है। वो लोग यशराज की ऐसे हालात देख नहीं पा रहे थे। वो उनको होश में लाना चाहती थी, इसलिए माही भी उन्हें शांत करवाने के लिए उनके पास गई और उनके कंधे पर हाथ रखने लगी। लेकिन जैसे उसने अपना हाथ उनके कंधे पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, यशराज जी ने उसको जोर से धक्का दे दिया। माही उनसे 10 कदम दूर जाकर गिरी। उसके बाद वो भागते हुए माही के पास आई और माही को जोरदार तमाचा लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। उनका पंजा किसी शेर के पंजे से कम नहीं लग रहा था। माही को उनका हाथ देखकर ऐसे लगा जैसे अगर उसको वो तमाचा पड़े तो उसका सिर फट जाएगा। इसलिए वो घूमी और साइड पर हो गई, जिसकी वजह से यशराज का हाथ माही के पीछे बड़ी चट्टान पर पड़ा और देखते ही देखते उस चट्टान का चूरा हो गया। चट्टान का चूरा हो जाने के बाद यशराज की आंखों से आंसू बहने लगे। माही को ऐसा लग रहा था कि जो उनके अंदर गुस्सा था वो भी इस चट्टान के साथ चूर हो गया और वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने माही को अपने पास बुलाया और उसकी हथेली को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं मैं आज तुम्हें वो सब कुछ सिखा देना चाहता हूँ जो जो मैंने खुद पिछले 80 सालों में सीखा है। आज मैं अपना सब कुछ तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ, यशराज ने कहा और माही का हाथ अपने हाथ पर रगड़ने लगे और आगे बोले, भले ही मैं और तुम्हारी दादी एक नहीं हो पाई, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत देकर यह सोच लूंगा कि मैंने तुम्हारी दादी से माफी मांग ली है, यशराज ने कहा और माही की हथेली को जोर से रगड़ना शुरू कर दिया। उसके साथ ही उन्होंने माही के कान में एक मंत्र बोलना शुरू कर दिया। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना देख रही है। वो अपनी सांस को अच्छे तरीके से काबू में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सांस भी उसको काबू में नहीं आ रही थी। तभी उसको अपने अंदर एक अलग तरह की शक्ति का एहसास होने लगा। इधर धीरे धीरे यशराज की हथेली की गर्माहट कम होने लगी थी और कम होते होते वो बिल्कुल ठंडी कब हो गई माही को मालूम ही नहीं चला और यशराज नीचे गिर गई। दादाजी, दादाजी, माही तुरंत उनके पास उनको उठाने के लिए उठी और उसको जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। उनके शरीर में कोई सांस नहीं बची थी और वह मर चुके थे। बाकी तीनों लड़कियां भी भागकर उनके पास आई और काव्या ने तुरंत उनकी नब्ज टटोलनी शुरू कर दी। उसे भी एहसास हो गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी माही ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, दादाजी, दादाजी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझे ऐसे देखते देखते इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी दादी को इतना पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आप उन्हें ऊपर जाकर मिले और इस बार उनसे कह दें कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, माही ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने दादी के बारे में बताया और यशराज उसकी मौत हो गई। वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक काव्या और दोनों लड़कियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। काव्या ने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माही, हमें दादाजी का अंतिम संस्कार करना होगा। इसके लिए हमें उन्हें आश्रम लेकर जाना होगा। काव्या की बात सुनकर माही होश में आई और बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीदी, हमें इनको आश्रम लेकर जाना होगा। माही के शरीर में अब थकावट बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसमें एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो खड़ी हुई और उसने यशराज जी को अपने कंधे पर उठा लिया और आश्रम की तरफ जाने लगी। काव्या और बाकी दोनों लड़कियां उसको अपनी जगह पर खड़ी हैरानी से देख रही थी। काव्या को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो लड़की कल तक इतनी कमजोर थी, आज वो 7 फुट के आदमी को अपने कंधे पर उठाए जा रही थी। वो तीनों भी माही के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में सभी आश्रम के पास पहुंच गए थे। आश्रम में पहुंचते ही माही ने यशराज जी के शव को अपने कंधे से उतारा और बड़े ही सम्मान से वहां पर लेटा दिया। इनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करो, काव्या ने राशि से कहा। और फिर माही और काव्या वैद्य जी के पास युवराज से मिलने के लिए चली गई। युवराज अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा था। भले युवराज बेहोशी की हालत में पड़ा था, लेकिन उसको देखकर लग रहा था कि उसकी हालत पहले से ठीक हो रही है। तभी वहां पर एक लड़की ट्रे में 2 कटोरी लेकर आई। एक कटोरी में दलिया जिसमें जिनसेंग डाल दिया गया था। उसने लड़की ने ट्रे वैद्य जी के सामने रखते हुए कहा। वैद्य जी ने
माही और काव्या की तरफ देखते हुए कहा, ये दलिया इनको खिला दो, इनको आराम मिलेगा, किसी देर में होश आ जाएगा, जहर का असर भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। माही और काव्या की आंखों में ये बात सुनते ही चमक आ गई। माही ने तुरंत युवराज का सिर अपनी गोद में लिया और उसने अपनी गोद में से पहले से तकिया लगा दिया था, जिसकी वजह से युवराज का सिर थोड़ा ऊपर हो गया और माही ने वो दलिया की कटोरी उठाई और युवराज को खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही दलिया युवराज के पेट में गया तो थोड़ी देर बाद भी युवराज की तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। उसका चेहरा अब काफी ठीक दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में फिर से खून बहने लगा हो। हालांकि उसके दिल की धड़कन अभी भी ठीक नहीं हुई थी, फिर भी वो उसकी हालात में सुधार तो हो रहा था। युवराज के पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसने अपनी धीरे धीरे थोड़ी सी आंखें भी खोल ली। युवराज, युवराज। माही ने जब युवराज की आंखें खुली हुई देखी तो उसको देखकर वो हैरान हो गई। दलिया इतनी जल्दी असर दिखाएगा, इस बात की उसे उम्मीद नहीं थी। माही, युवराज ने भी माही की आंखों में देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो अब तक जिंदा था। तुम्हें अब कैसा लग रहा है युवराज? माही ने पूछा। अब कुछ थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में जो जान चली गई थी वो वापस थोड़ी सी आ गई है। अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे सिर में अभी भी दर्द है। मुझे चक्कर आ रहे हैं माही, युवराज ने कहा। उसकी सांसें बात करते हुए ऊपर नीचे होती जा रही थी। ये तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें अब ठीक होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। युवराज, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, माही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नसों में थोड़ा सा खून माही को दिखने लगा था। माही जी, लगता है जिनसिंह अपना काम कर रहा है, वैद्य जी ने कहा। उन्हें भी खुशी हो रही थी कि वो सिंघानिया परिवार के काम आई। ये लोग ये बातें कर रहे थे, तभी कमरे में एक 50 साल के आदमी दाखिल हुई। वैद्य जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ये हमारे बड़े वैद्य जी हैं, जड़ी बूटी के विशेषज्ञ, और सब कमाल इन्हीं का है। इनकी जड़ी बूटी पर बहुत अच्छी पकड़ है। ये यहाँ पर युवराज जी को देखने और के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, इन्हें किसी ने डेडली नाम का जहर दे दिया था, माही ने कहा। और फिर उसे आदमी के लिए जगह बनाते हुए और माही और काव्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। अच्छा, ऐसी बात है। बड़े वैद्य जी बोलते हुए युवराज के पास आई और यहाँ माही बैठी थी, वो वहां पर बैठ गई और युवराज का चेहरा देखने लगे और उन्होंने उसकी कलाई पकड़ी और उसके नब्ज चेक करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने युवराज की नब्ज देखी तो उनको थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने माही और काव्या की तरफ देखा और कहा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। युवराज जी की पल्स बहुत ठीक चल रही है। ऐसे में पता चलता है कि उनके शरीर में जो भी जहर था वो लगभग धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। जो बचा है वो भी अगले थोड़े टाइम में इनके शरीर से खत्म हो जाएगा। थोड़े दिन आराम करने के बाद ये फिर से वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे, बड़े वैद्य जी ने कहा। ये सुनते ही माही और काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या बहुत खुश नजर आ रही थी। माही और बाकी लड़कियों ने जब उसे ऐसे खुश होते हुए देखा तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए। माही काव्या को देखकर याद करने लगी कि उसने आखिरी बार काव्या को कब मुस्कुराते हुए देखा था। इसके बाद वैद्य जी वहां से चले गए। माही और काव्या बहुत खुश थी। माही दोबारा युवराज के पास गई और उसके पास बैठकर उसे दलिया खिलाने लगी। काव्या ने भी उन लड़कियों से कहा, चलो हम बाहर चलते हैं। वो लड़कियों के साथ बाहर आ गई और यशराज जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। यशराज जी को सम्मान और आधार से विदाई देना चाहती थी। सभी लड़कियां भी यशराज जी के अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गई थी। काव्या ने उन गिरोह के सरदारों में से एक को बुलाया और उसको लकड़ियों का बंदोबस्त करने के लिए कहा। तभी राशि काव्या के पास आई और उसने पूछा, गुरु माँ, हम यशराज जी का अंतिम संस्कार कहाँ करेंगे? क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हम इनका अंतिम संस्कार शमशान घाट में ही करेंगे, काव्या ने कहा। काव्या की बात का जवाब देते हुए राशि ने कहा, लेकिन हमारे पास अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ नजदीक कोई भी शमशान घाट नहीं है और गांव के शमशान घाट में लोग हमें अंतिम संस्कार करने नहीं देते। ऐसा क्या था? क्यों नहीं आश्रम के लोगों को वहां पर जाने दिया जाता था? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 184वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कमरे में अब केवल माही और युवराज बचे हुए थे। माही ने कमरे की हल्की रोशनी को कुछ कम कर दिया ताकि युवराज को आराम मिल सके। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी जो अपने पति को हिम्मत देने के लिए थी। युवराज बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपने चेहरे पर कमजोरी के स्पष्ट संकेत थे। जहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अब भी उसकी ऊर्जा बहुत कम थी। माही ने बगल में रखी कटोरी को उठाया
जिसमें जिनसेंग से बना हुआ दलिया था, और धीरे धीरे चम्मच से युवराज को खिलाने लगी। युवराज, थोड़ा सा खा लो, इससे तुम्हारी ताकत लौट आएगी, माही ने प्यार से कहा। युवराज ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और माही की तरफ देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। माही ने उसे हल्के से सहारा देकर उठाया और एक चम्मच दलिया उसके मुंह में डाल दिया। उफ, ये क्या चीज है? युवराज ने धीमी आवाज में कहा। माही हंस पड़ी। हाँ, यही तो खाने की चीज है, और तुम इसे पूरा खाओगे। वैद्य जी ने कहा है कि इससे तुम्हारी ताकत जल्दी वापस लौट आएगी और तुम्हारा जहर भी जल्दी खत्म हो जाएगा और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, पहले की तरह। युवराज ने मुंह खोला और धीरे धीरे खाने लगा। हर चम्मच के साथ उसकी हालत में थोड़ा सुधार हो रहा था। माही उसे बीच बीच में हल्के हल्के हंसाने की कोशिश भी कर रही थी ताकि वो अपना दर्द भूल सके। युवराज ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोरी ने फिर उसे चुप करा दिया। माही ने सहारा देते हुए थोड़ा और दलिया खिलाया। जैसे जैसे वो खा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग थोड़ा लौटने लगा था। तुम्हें पता है माही, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं होती, युवराज ने कहा। माही के गालों पर हल्की रंगत आ गई। उसने प्यार से युवराज के बालों में हाथ फेरा और कहा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें और अच्छी चीजें खिलाऊंगी। युवराज ने हल्के से सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। उसकी थकान अब भी बाकी थी, लेकिन माही के साथ होने से उसे अंदरूनी सुकून मिल रहा था। माही ने धीरे धीरे लेटा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कमरे में हल्की शांति छाई हुई थी। बाहर से हल्की हवा खिड़की के अंदर आ रही थी, जो इस प्यारे पल को और भी मधुर बना रही थी। माही ने युवराज की ओर देखा और सोचा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, चाहे कुछ हो जाए। धीरे धीरे युवराज की आंखें बंद हो गई। वो गहरी नींद में चला गया। माही ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर हल्का सा चुम्बन दिया और उसकी देखभाल के लिए वहीं पर बैठ गई। बाहर भले ही दुनिया में हलचल थी, लेकिन इस कमरे में केवल अंदर प्यार और सुकून ही था। बाहर आसमान में घने बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जो इस गंभीर वातावरण को और भी बोझिल बना रही थी। आश्रम के बरामदे में एक गहरी चुप्पी थी, जहां सभी लड़कियां और बाकी लोग इकट्ठा हो गए थे। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन सभी की आंखों में उदासी थी। काव्या ने अपनी नम आंखों से यशराज जी के शांत पड़े शरीर को देखा। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य सब कुछ जीवित था। राशि काव्या के पास आई और धीरे से बोली, गुरु माँ, यहाँ कोई भी अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। आश्रम के पास न कोई शमशान घाट है, न ही कोई नदी। हम क्या करेंगे? काव्या कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने ठहरी हुई आवाज में कहा, जिस जगह पर यशराज जी का घर था, पहाड़ी के उस कोने को हम आज शमशान घाट बना देते हैं, वहीं उनका अंतिम संस्कार करेंगे। राशि और बाकी लड़कियां भी उनकी बात से सहमत थी। सबने सिर हिलाकर हामी भरी और तैयारियों में लग गई। काव्या ने एक लंबी सांस ली और पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी। यह वही जगह थी जहां यशराज जी ने अपना जीवन व्यतीत किया था। उनके घर के अवशेष वहां भी मौजूद थे, उनकी यादों की तरह। काव्या की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राशि ने लकड़ी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संभाली, जबकि बाकी लड़कियां आसपास उपयुक्त सामग्री जुटाने लगी। वातावरण गंभीर था और हर किसी के दिल में एक अजीब सी टीस थी। अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी थी। काव्या ने धीरे धीरे यशराज जी के शरीर को फूलों से सजाया। आपने हमें जीना सिखाया, हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया, राशि और बाकी लड़कियों ने धीमे स्वर में कहा। आज से हम आपके विचारों को आगे बढ़ाएंगे, हम आश्रम और उसकी विरासत को जीवित रखेंगे। धीरे धीरे सभी ने मिलकर यशराज जी को अंतिम विदाई दी। अग्नि की लपटें उठी और एक ही साथ में एक युग समाप्त हो गया। लेकिन यह अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। आश्रम की लड़कियों ने मिलकर पहाड़ के उस कोने को आधिकारिक रूप से शमशान घाट में बदलने का निश्चय किया। अब वहां एक पवित्र स्थल होगा और जहां आश्रम के लोगों को सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी जाएगी। काव्या ने अपने आंसू साफ किए और एक नई उम्मीद के साथ सबकी ओर देखा। अब यह जगह सिर्फ शमशान घाट नहीं होगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। यह एक प्रतीक होगा कि जीवन और मृत्यु के बीच सम्मान होना चाहिए। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। काव्या और बाकी लड़कियां यशराज जी का अंतिम संस्कार करने के बाद वापस आश्रम में आ गई। उधर माही ने युवराज को कंबल उड़ाया और युवराज भी आराम से सो गया था। युवराज के सो जाने के बाद माही भी बाहर आ गई थी। जैसे ही माही बाहर आई, काव्या ने उसको देख लिया और पूछा, क्या हुआ माही, युवराज ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है दीदी, तो सो गए हैं, अभी उनको आराम की जरूरत है, माही ने बताया और फिर एक लंबी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान दी। फिर माही ने इधर उधर देखा और काव्या से पूछा, दीदी यशराज जी का अंतिम संस्कार कर दिया? हाँ माही, यशराज जी का अंतिम संस्कार हो गया है, काव्या ने कहा। उसके बाद माही और काव्या दोनों मिलकर आश्रम देखने लगी। आश्रम बहुत बड़ा था और दोनों आश्रम के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। सुबह की हल्की धूप में आश्रम अपनी खूबसूरती के साथ दमक रहा था।
चारों तरफ फैली हरियाली और सादगी भरे वातावरण को मन को और अजीब सी शांति से भर दिया था। माही और काव्या आश्रम की भव्यता को देखकर चकित थी। यह आश्रम किसी महल से कम नहीं था। ये जगह तो बहुत सुंदर है, माही ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां यहाँ आकर खत्म हो गई है। आश्रम के चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी, जिनके पीछे का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बीचों बीच फैला हरा भरा बगीचा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ। तितलियां इन फूलों पर मंडरा रही थी, जैसे वे सौंदर्य को और बढ़ाने आई हूं। बगीचे के ठीक केंद्र में एक भव्य फव्वारा था, जिसमें से लगातार पानी बह रहा था। पानी की हल्की हल्की फुहारें सूरज की किरणों से टकराकर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी। वाह, ये फुहारा तो बहुत सुंदर है, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। बगीचे में जगह जगह अलग अलग आकृतियों में पत्थर रखे थे। कुछ पत्थर बहुत पुराने लग रहे थे, उन पर नक्काशी बनी थी, जैसे किसी विशेष उद्देश्य से रखे गए हों। दीदी, ये पत्थर तो बहुत खास लग रहे हैं, काव्या ने ध्यान से देखते हुए कहा। तभी राशि पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये ध्यान और साधना के लिए रखे गए हैं। हमारे आश्रम में आने वाले साधक इन पर बैठकर ध्यान करते हैं और इन पत्थरों को खास तरह से तैयार किया गया है ताकि इनमें सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। माही और काव्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। यह आश्रम जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। आश्रम में कई कमरे थे जो बाहर से पुराने जरूर लग रहे थे, लेकिन अंदर से हर तरह की आधुनिक सुविधा से लैस थे। ये कमरा तो किसी 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है, माही ने एक कमरे में झांकते हुए कहा। काव्या ने भी अंदर झांक कर देखा। कमरे में एसी, टीवी, फ्रिज जैसी सुविधाएं मौजूद थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी आश्रम में इतनी सुविधाएं होंगी, काव्या ने कहा। राशि मुस्कुराई और बोली, हमारे आश्रम में जो भी आता है उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने जैसा घर जैसा आराम सुकून मिलता है। गुरुजी का मानना था कि यहाँ रहने वाली लड़कियों को दुनिया की हर सुविधा मिल जाए। काव्या और माही एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन्होंने ये आश्रम जितना शांत और खूबसूरत दिखा था उतना ही रहस्यमय भी था। जब वे दोनों आश्रम में घूम रही थी तो उन्होंने देखा कि सभी लड़कियों के हाथ में वही दलिया था जो युवराज को दिया गया था। काव्या ने हैरान होकर राशि से पूछा, क्या सब लोग वही खा रहे हैं जो हमने युवराज को दिया था? राशि ने मुस्कुराकर कहा, जी गुरुमा, ये दलिया बहुत पौष्टिक है। इसे खास तरीके से बनाया जाता है जिससे यह शरीर को ऊर्जा देता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। बस फर्क इतना है कि युवराज जी के दलिया में जिनसिंग है। फिर राशि ने एक लड़की को आवाज दी, जरा गुरु माँ के और माही के लिए दलिया लेकर आओ। कुछ ही देर में एक लड़की ट्रे में दलिया की 2 कटोरी लेकर आई। माही और काव्या ने दलिया की कटोरी उठाई और धीरे धीरे खाने लगी। पहला ही निवाला खाते ही माही के चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य झलकने लगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, माही ने उत्साहित होकर कहा। मैंने आज तक इतना टेस्टी दलिया कभी नहीं खाया, काव्या ने भी मुस्कुरा कर कहा। सच में इसमें बहुत खास बात है, इसका स्वाद ही अलग है, राशि ने समझाया। यह दलिया साधारण नहीं, इसमें औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं और मन को शांत रखते हैं। हमारे आश्रम में हर किसी को यही भोजन दिया जाता है ताकि वे स्वस्थ रहें और आध्यात्मिक रूप से मजबूत भी बन सके। माही और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब माही और काव्या को समझ आ रहा था कि कोई साधारण आश्रम नहीं था, हर चीज के पीछे एक गहरी योजना थी। क्या लगता है आपको, युवराज कब तक ठीक हो जाएगा? क्या वो वापस जाने के बाद बदला ले पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 185वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही और काव्या दलिया खा रहे थे। उनको दलिया बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक लग रहा था। ऐसे ही हंसते खेलते हुए कब 10 दिन बीत गए और ये किसी को पता ही नहीं चला। आश्रम का माहौल भी बिल्कुल बदल चुका था। 10 दिन पहले जब काव्या यहाँ आई थी तब वो युवराज के इलाज के लिए आई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। युवराज पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसके शरीर में जहर का असर खत्म हो गया था और वो पहले जैसा ही मजबूत और आत्मविश्वासी लग रहा था। माही, युवराज और आश्रम की सभी लड़कियों ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया, काव्या को आश्रम की गुरु गद्दी पर बैठाना। माही और युवराज ने फैसला कर लिया था कि अब काव्या को इस गद्दी पर बैठाया जाएगा और इस बड़े जश्न के साथ मनाया जाएगा। जब काव्या को यह खबर मिली तो उन्हें आश्रम की गुरु गद्दी सौंपी जा रही है तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं उमड़ रही थी। मैं इसके लिए योग्य हूं या नहीं, काव्या ने माही से पूछा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप में वो सभी गुण हैं जो एक सच्चे गुरु में होने चाहिए। राशि भी पास ही खड़ी थी। उसने कहा, गुरु माँ, आपके मार्गदर्शन की हमको सबको जरूरत है। आश्रम को एक नई दिशा देने के लिए आप ही सबसे सही व्यक्ति हैं। अब काव्या के मन में आत्मविश्वास आने लगा था। अगर ये सब मेरे भाग्य में लिखा है
तो मैं इसे पूरी निष्ठा से स्वीकार करूंगी। काव्या ने दृढ़ता से कहा। काव्या के गुरु बनने का समारोह आश्रम में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला था। पूरे आश्रम समिति और शिष्य इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए उत्साहित थे। जैसे ही काव्या के गुरु बनने की बात तय हुई, पूरे आश्रम में हलचल मच गई। सब लड़कियां बहुत उत्साहित थी। आश्रम के चारों तरफ सफाई की जा रही थी। लड़कियां रंगोली बना रही थी और दीवारों को फूलों से सजाया जा रहा था। हॉल में मार्शल आर्ट की तस्वीरें लगाई जा रही थी। राशि ने आश्रम के सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और बोली, हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। इस आश्रम को आज तक कोई लीडर नहीं मिला था, लेकिन अब हमें काव्या जी के रूप में हमारी गुरु मिल रही है। हमें यह दिन खास बनाना है। सभी लड़कियां जोर जोर से तालियां बजाने लगी। आश्रम के गेट पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था, आज इस आश्रम को उसकी नई गुरु मिलेगी, गुरु काव्या। हॉल को खास तरीके से सजाया गया। गद्दी को लाल और सुनहरे कपड़े से ढका गया। पूरे आश्रम में लालटेन और दीप जलाए गए, जिससे उस उत्साह को जैसा लग रहा था। मंच पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई जिस पर काव्या के दादा के पुराने वीडियो चलाए जाने थे। इतनी तैयारी देखकर काव्या थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो इसके सच्चे जिम्मेदार है या नहीं। उसने युवराज से कहा, युवराज, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ जो अपनी जिंदगी के रास्ते ढूंढ रही थी। युवराज ने हंसते हुए कहा, आप साधारण लड़की नहीं हो दीदी, आप इस आश्रम की असली वारिस हो। हमारे दादा ने इसे अपने खून पसीने से बनाया था, और वैसे भी एक असली गुरु वही होता है जो खुद को साधारण समझे। माही ने भी काव्या को समझाते हुए कहा, देखो दीदी, हम सब आपके साथ हैं। आपको कोई अकेले ये जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। हम सब मिलकर इस आश्रम को फिर से उसका पुराना गौरव दिलाएंगे। काव्या ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, फिर तो ठीक है। अगर आप सबको लगता है कि मैं इसके लायक हूं, तो मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगी। अब वो दिन आ गया था जिसका सबको इंतजार था। आश्रम के मुख्य हॉल में एक बड़ा सा मंच बनाया गया था। लड़कियां अपनी अपनी जगह पर बैठी थी और मंच के सामने बड़ी स्क्रीन पर काव्या के दादा के पुराने वीडियो चल रहे थे, जिसमें वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। मंच पर एक कुर्सी रखी गई थी जो अब से गुरु गद्दी कहलाने वाली थी। जैसे ही काव्या मंच की तरफ बढ़ी, पूरा हॉल तालियों से गूंज भर गया। माही और काव्या युवराज ने काव्या को विशेष मार्शल आर्ट वेशभूषा पहनाई, काले और लाल रंग की वर्दी जिस पर आश्रम का लोगो बना हुआ था। गद्दे पर बैठने के बाद काव्या ने माइक्रोफोन लिया और बोली, मैं जानती हूं कि यह आश्रम सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। मेरे दादा ने इसे इसलिए बनाया ताकि हर लड़की खुद को मजबूत बना सके, अपनी रक्षा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। आज मैं वादा करती हूँ कि मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। ये आश्रम हमेशा उन लड़कियों के लिए खुला रहेगा जिन्हें आत्मरक्षा सीखनी है और जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहती है। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी और सब लड़कियां खुशी से झूम उठी। काव्या का भाषण खत्म होते ही पूरे आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लड़कियों ने अपने नए गुरु का स्वागत किया। आश्रम में हर कोई बेहद उत्साहित था। माही, युवराज और आश्रम की दूसरी लड़कियां काव्या को गुरु गद्दी पर बैठता हुआ देखकर गर्व महसूस कर रही थी। यह सिर्फ एक परंपरा का हिस्सा नहीं थी, बल्कि आश्रम के नए अध्याय की शुरुआत थी। समारोह की शुरुआत मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन से हुई। आश्रम की कुछ लड़कियों ने अपने सीखे हुए कौशल को मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने सेल्फ डिफेंस की तकनीकें, हथियार चलाने के गुर और विशेष मुकाबलों में झलक पेश की। यह सब देखकर काव्या को अपने दादा की याद आ गई, जिन्होंने इसी तरह से उनको और युवराज को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद गुरु परंपरा का सम्मान करते हुए काव्या को विशेष गुरु दुपट्टा पहनाया गया। यह दुपट्टा आश्रम में गुरु बनने वाले व्यक्ति को मिलता था और यह आश्रम के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता था। जब माही और युवराज मंच पर आए तो सब लड़कियों ने उन्हें भी सम्मान दिया। माही ने माइक संभालते हुए कहा, अब अगर काव्या दीदी इस आश्रम की आत्मा है तो युवराज इस आश्रम की ढाल है। काव्या दीदी ने इस आश्रम को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। उनके बिना यह दिन संभव नहीं होता। सब लड़कियों ने एक साथ तालियां बजाई। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, यह आश्रम मेरे दादा की विरासत है और अब यह जिम्मेदारी काव्या दीदी की है। मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। काव्या ने भावुक होकर युवराज की तरफ देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और जश्न के बाद विशेष भोजन का आयोजन किया गया था। पूरा आश्रम रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। खाने में खास तौर पर आश्रम की पारंपरिक रेसिपी बनाई गई थी। मिठाइयां भी थी और जिसमें हलवा, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू शामिल थे। सभी लड़कियों ने काव्या के लिए गुरु गीत वंदना भी गाया। काव्या को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक आश्रम नहीं, बल्कि एक परिवार है। रात को जब सब लड़कियां अपने अपने कमरों में चली गई, काव्या आश्रम के बगीचे में खड़ी थी। युवराज उसके पास आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो गुरु माँ काव्या जी, कैसा लग रहा है आपको? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया,
ये सब अब भी एक सपना लग रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। आश्रम को दोबारा अपने पुराने उस गौरव तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बन गया है। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, और इस सफर में आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। काव्या ने सिर हिलाया और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि उसके दादा वहीं कहीं आसपास उसे देख रहे हैं। काव्या, माही और युवराज आश्रम के 5 दिन और रुके। ये दिन उनके लिए बेहद खास थे, क्योंकि इन दिनों में काव्या ने आश्रम की कई समस्याओं को हल किया। माही और युवराज ने पहाड़ों की ठंडी हवा और आश्रम के शांत माहौल को भरपूर आनंद लिया, और युवराज पूरी तरह से अब स्वस्थ भी हो गया था। काव्या को गुरु गद्दी पर बैठने के बाद जल्दी एहसास हो गया कि आश्रम में अभी बहुत सी समस्याएं थी जिन्हें हल करना जरूरी था। वो दिन रात आश्रम के लड़कियों के बीच घूमती, उनकी परेशानियों को समझती और हर समस्या का हल निकालने में लगी रहती। आश्रम के खाते में पैसे तो थे, लेकिन उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। काव्या ने एक नई वित्तीय योजना बनाई, जिससे आश्रम की आमदनी बढ़े और पैसों का सही इस्तेमाल हो। आश्रम दूर दराजों के पहाड़ों में था, जिससे बाहरी खतरों का हमेशा डर बना रहता था। काव्या ने आश्रम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और गार्ड्स की व्यवस्था करवाई। आश्रम की कई लड़कियां केवल मार्शल आर्ट सीख रही थी, लेकिन काव्या चाहती थी कि वे शिक्षा में भी आगे बढ़े। उसने एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया और ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक कंप्यूटर रूम बनवाने का फैसला किया। जब काव्या आश्रम की व्यवस्थाओं में व्यस्त थी, तब माही और युवराज आश्रम के आसपास ही खूबसूरती का आनंद लेते। सुबह सुबह दोनों हाथ में चाय के कप लिए बर्फीली पहाड़ियों की ओर निकल जाते। ठंडी हवा, सफेद बर्फ से ढकी चोटियां और सूरज की हल्की रोशनी, यह सब देखकर माही रोमांचित हो उठती। आश्रम का बगीचा बेहद खूबसूरत था। माही और युवराज वहां बैठकर बातें करते, अपने भविष्य की योजनाएं बनाते और आश्रम में बिताए हर लम्हे को याद करते। युवराज ने आश्रम की लड़कियों के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। वो उनको नए दांव पेच सिखाता और उनको और भी मजबूत बनाने की कोशिश हमेशा करता रहता। जब सब कुछ ठीक हो गया, युवराज पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तो तीनों ने फैसला किया कि अब उन्हें वापस मुंबई लौट जाना चाहिए। रात के खाने के बाद काव्या, माही और युवराज आश्रम के बैठक हॉल में बैठे थे। ठंडी ठंडी हवा हल्के हल्के खिड़कियों से अंदर आ रही थी। माही ने हथेलियां रगड़ते हुए कहा, अब तो आश्रम में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। युवराज भी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि अब हमें मुंबई लौट जाना चाहिए। युवराज ने हंसते हुए सहमति जताई। हाँ, और वैसे भी मुझे अपने काम पर भी वापस जाना है। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन आश्रम को इस स्थिति में छोड़ना आसान नहीं है। माही और युवराज काव्या की चिंता समझ सकते थे। माही ने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डरो मत दीदी, आपकी बनाई हुई व्यवस्थाएं काम करेगी। काव्या ने आश्रम राशि को बुलाया और उससे कहा, राशि, हमें कल सुबह मुंबई की फ्लाइट के टिकट बुक करने होंगे, क्या तुम देख सकती हो? राशि तुरंत तैयार हो गई और मोबाइल पर टिकट की बुकिंग में लग गई। थोड़ी देर बाद उसने बताया, गुरुमा, सुबह 9 बजे की फ्लाइट मिल गई है। काव्या ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, अब हमें निकलने की तैयारी करनी होगी। काव्या ने राशि और धर्मी को पास बुलाया। राशि, धर्मी, अब इस आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं और युवराज जब भी समय मिलेगा यहाँ आते रहेंगे, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत आए तो बिना झिझक मुझे फोन कर लेना। राशि और धनवी ने सिर झुकाकर कहा, गुरु माँ, हम आपकी बताई हुई हर बात का पालन करेंगे और इस आश्रम को वैसे ही चलाएंगे जैसे आपने सिखाया है। रात को आश्रम में एक छोटी सी विदाई पार्टी रखी गई। सब लड़कियों ने काव्या, माही और युवराज को अपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। कुछ लड़कियां भावुक भी हो गई। आखिरकार सुबह का सूरज उगा और तीनों ने अपनी पैकिंग पूरी कर ली। अब क्या होगा आगे? क्या वो लोग मुंबई वापस चले जाएंगे या उनके जाने से पहले ही कोई और नई मुसीबत आ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाएं। मैं नई कहानी भी जरूर लेकर आ रहा हूं आपके लिए। और दोस्तों, अपनी कहानी पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।